नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। और जैसा कि ग्रुप 5 के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए हमने एक सीरीज चालू की है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आप सभी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसी कड़ी में आज एक नया वीडियो आप सभी के लिए एमसीक्यूज का लेकर के हम आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, हमारे साथ बने रहिए और जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह से सॉल्व करिए। और इन प्रश्नों में अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमें मैसेज करके इसके बारे में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो एमसीक्यूज हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में सबसे जो पहला प्रश्न है आज का वो है किसी आर्टिकल को लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगल स्पोर एवं वायरस से मुक्त करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। आप सभी ने स्टरलाइजेशन वाली प्रोसेस पढ़ी होगी, डिसइंफेक्टेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये प्रश्न उसी से संबंधित है। इस क्वेश्चन में किसी भी आर्टिकल जो आप लेबोरेटरी में यूज कर रहे हैं या कहीं भी आप हॉस्पिटल में यूज करते हैं तो किसी भी आर्टिकल को लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगल स्पोर हो सकता है, वायरस हो सकता है। तो इनको किसी भी आर्टिकल से मुक्त करने के लिए, फ्री करने के लिए, है ना, ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी। किसी भी आर्टिकल या आर्टिकल को लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या फंगल स्पोर या वायरस से फ्री करने की प्रोसेस कौन सी है। इसके चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास में। पहला ऑप्शन है डिसइंफेक्शन, दूसरा स्टरलाइजेशन, तीसरा एंटीसेप्सिस और नन ऑफ दीज। तो इन चार ऑप्शन में सबसे अच्छा आंसर क्या होगा इसके लिए कि किसी भी आर्टिकल को जब हम या लिविंग ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है स्टरलाइजेशन। ठीक है, आप सभी ने स्टरलाइजेशन पढ़ा होगा, ड्राई हीट से, ठीक है, ऑटोक्लेव के द्वारा। तो स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में ये सारी चीजें सम्मिलित हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्टरलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लिविंग टिश्यू में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिशन या डिस्ट्रक्शन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, इनहिबिशन का मतलब आप जानते हैं, इनहिबिशन को हिंदी में संदमन कहते हैं। इसका मतलब कि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी प्रोसेस या जो भी उसकी एक्टिविटी होती है उसको रोक देता है। हमारा स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, तो उसकी प्रक्रिया जो उसकी जो प्रोसेस है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसको रोकना इनहिबिशन कहलाता है। या डिस्ट्रक्शन करने की प्रक्रिया, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करने की या डिस्ट्रक्शन करने की प्रक्रिया क्या है। इसके चार ऑप्शन है, सेम ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। स्टेरिलाइजेशन करना, डिसइंफेक्शन करना, एंटीसेप्सिस करना और नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में पूछा है कि लिविंग टिश्यू को, लिविंग टिश्यू में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट या डिस्ट्रक्शन करने की प्रक्रिया। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा वो होगा एंटीसेप्सिस करना। आप देखते हैं जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो वो कंडीशन सेप्सिस कहलाती है, सेप्टिक हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को रोकना या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट करना किसी भी लिविंग टिश्यू में, उसको क्या कहेंगे, एंटीसेप्सिस कहेंगे। तो ये सही आंसर होगा, इसको आप नोट डाउन करिए इस आंसर को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 घंटे के लिए स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं। इसका मतलब यह है कि 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 घंटे के लिए हम किस चीज को स्टरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, या किस इक्विपमेंट को कर सकते हैं, किस ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, किस आर्टिकल को कर सकते हैं, वो आपको इन ऑप्शन में से चूज करना है कि 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 घंटे के लिए आप स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में किसको अपना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका ऑल ग्लास सिरिंजेस। तो क्या आप सभी ग्लास सिरिंजेस को 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 घंटे के लिए स्टरलाइज कर सकते हैं। दूसरा ऑयल एंड जेलीज, तीसरा स्वैब स्टिक और चौथा ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए आप ग्लास सिरिंज को भी 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 घंटे के लिए रख सकते हैं तो वो स्टरलाइज होगा। ऑयल और जेलीज को भी सेम टेम्परेचर और टाइमिंग पे कर सकते हैं और स्वैब स्टिक को भी आप सेम टेम्परेचर और टाइमिंग पे आप स्टरलाइज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से किसके लिए इंसिनरेशन एक प्रभावी विधि है। आप सभी ने जब स्टरलाइजेशन पढ़ा होगा तो उसमें एक मेथड पढ़ा होगा इंसिनरेशन के बारे में। इंसिनरेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किसके लिए इंसिनरेशन एक प्रभावी विधि है। ये चार ऑप्शन आपके पास में है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इंसिनरेशन सबसे प्रभावी विधि किसके लिए होगी। तो पहला ऑप्शन आपका संक्रमित अपशिष्ट को नष्ट करने में, तो संक्रमित अपशिष्ट को नष्ट करने में आप इंसिनरेशन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा फोर्सेप स्टेराइल करने में, तीसरा ऑप्शन नीडल व स्कैल्पल ब्लेड को स्टेराइल करने में और चौथा ऑप्शन ग्लास सिरिंज को स्टेराइल करने में। तो देखिए आप सबने पढ़ा होगा, आप सब जानते होंगे कि इंसिनरेशन का प्रयोग हम जनरली स्टेरिलाइजेशन में नहीं करते हैं। इंसिनरेशन का प्रयोग हम करते हैं संक्रमित अपशिष्ट को
नष्ट करने में। जो भी मटेरियल होता है, जो हॉस्पिटल वेस्ट, ये जनरली वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है। आप जब भी वेस्ट जो हॉस्पिटल से निकलता है उसको डिस्ट्रक्ट करने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की, नष्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो इंसिनरेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए होगा, संक्रमित अपशिष्ट को नष्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिल्क व बटर के लिए पाश्चराइजेशन विधि है। मिल्क और बटर के लिए जो पाश्चराइजेशन की मेथड है उसकी टाइमिंग और उसका टेम्परेचर, इससे संबंधित क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 63 डिग्री सेल्सियस एवं 30 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है 72 डिग्री सेल्सियस एंड 20 सेकेंड। नेक्स्ट है आपका सी नंबर ऑप्शन 63 डिग्री सेल्सियस एवं 60 मिनट। नेक्स्ट ऑप्शन 72 डिग्री सेल्सियस एवं 30 सेकेंड। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं इसका आंसर कि मिल्क और बटर का पाश्चराइजेशन का जो टेम्परेचर होता है वो 63 डिग्री सेल्सियस और टाइमिंग 30 मिनट होती है। तो ये इसका सही आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आपको आपकी स्क्रीन में भी इसके क्वेश्चन आंसर दिख रहे होंगे, उनको भी आप नोट कर सकते हैं। ये आपके 5 क्वेश्चन हुए, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिज्म होल्डर मेथड से पाश्चुरीकरण करने के बाद भी सरवाइव करता है। आपने पाश्चराइजेशन पढ़ा होगा, पाश्चराइजेशन से अपन इसमें होल्डर मेथड का प्रयोग करेंगे और होल्डर मेथड में पाश्चुरीकरण करने के बाद भी कौन सा ऑर्गेनिज्म इन ऑप्शन में है जो उस फ्लूइड में सरवाइव करेगा। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, दूसरा ब्रुसेला, तीसरा सैल्मोनेला और चौथा कॉक्सिला। तो इसका सही आंसर होगा कॉक्सिला। आप जानते हैं कि होल्डर मेथड से पाश्चुरेशन करने पे माइकोबैक्टीरियम जो है वो नष्ट हो जाता है, ब्रुसेला भी नष्ट हो जाएगा, सैल्मोनेला भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन कॉक्सिला जो होगा वो नष्ट नहीं होता है, वो फ्लूइड में एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कॉक्सिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी मटेरियल को लगातार 3 दिनों तक 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 20 मिनट तक स्टीम में रखना कहलाता है। पहला ऑप्शन है टिंडलाइजेशन, दूसरा ऑटोक्लेविंग, तीसरा इंस्पिरेशन और चौथा नन ऑफ दीज। तो जनरली होता क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 20 मिनट तक 3 दिनों के लिए अपन इसको स्टीम में रखते हैं। तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है टिंडलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, होता क्या है कि जो ऑयल और जेली होते हैं, जैसे कि जो कल्चर मीडिया में ऑयल और जेली होते हैं, अगर उसको ज्यादा टेम्परेचर पर, ज्यादा तापमान पर आप अगर गर्म करते हैं तो वो उनको खराब होने के चांसेस रहते हैं, वो डिनेचर्ड हो जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखकर 20 मिनट तक डेली उसको 3 दिनों तक लगातार उसको क्या करेंगे अपन, हीट करेंगे। तो ये प्रक्रिया टिंडलाइजेशन कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे ऑटोक्लेव से स्टरलाइज कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में, इनमें से किसे आप ऑटोक्लेव से स्टरलाइज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका ड्रेसिंग मटेरियल, दूसरा ग्लव्स, तीसरा कल्चर मीडिया और चौथा ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज। तो ऑटोक्लेव की प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं ऑटोक्लेव का। और ड्रेसिंग मटेरियल को भी ऑटोक्लेव से स्टरलाइज कर सकते हैं, ग्लव्स को भी कर सकते हैं और कल्चर मीडिया को भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिज्म सीड्स फिल्टर से फिल्टर नहीं होता है। सीड्स फिल्टर, आपने फिल्ट्रेशन पढ़ा होगा, फिल्ट्रेशन में आपने सीड्स फिल्टर पढ़ा होगा, जनरली एस्बेस्टस से बने होते हैं ये। तो ये फिल्टर जो होंगे एस्बेस्टस से बने होंगे, परफोरेटेड होते हैं और इनमें एक फनल लगा हुआ होता है मेटल का, तो उससे फिल्टर कर सकते हैं अपन। फिल्ट्रेशन की ये प्रक्रिया है। तो निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिज्म सीड्स फिल्टर से फिल्टर नहीं होता है। इसका पहला ऑप्शन है प्रोटियस, दूसरा स्टेफाइलोकोकस, तीसरा क्लोस्ट्रीडियम और चौथा नन ऑफ दीज। तो सीड्स फिल्टर से फिल्टर नहीं होता है, ये भी फिल्टर हो जाएगा प्रोटियस, स्टेफाइलोकोकस से फिल्टर होता है, क्लोस्ट्रीडियम होता है। तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है ये सीड्स फिल्टर से फिल्टर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसके स्टरलाइजेशन में गामा किरण का उपयोग करते हैं। स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया में गामा किरणों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका प्लास्टिक सिरिंज, दूसरा कैथेटर, तीसरा कैनुला और चौथा ऑल ऑफ दिस। तो जनरली गामा रेस का उपयोग अपन प्लास्टिक सिरिंज को स्टरलाइज करने में भी करते हैं, कैथेटर को करने भी करते हैं और कैनुला करने भी करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, निम्न में से किस सांद्रता का फिनॉल जीवाणुनाशक होता है। ठीक है, मतलब बैक्टीरियासाइड होता है। तो 0.1% फिनॉल का उपयोग, 0.25%, 0.5% या 1%। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए जीवाणुनाशक के रूप में, बैक्टीरियासाइडल के रूप में
1% फिनॉल का यूज करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो 1% फिनॉल का उपयोग बैक्टीरियासिडियल के लिए करते हैं, जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से आयोडोफोर्स किसका मिश्रण होता है? मतलब आयोडोफोर्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बनके बने होते हैं? पहला ऑप्शन आयोडीन व सरफेस एक्टिव एंटीजन, दूसरा आयोडीन और फिनाइल, आयोडीन व एल्डिहाइड और आयोडीन व एल्कोहल। तो आपको बताना है कि निम्न में से आयोडोफोर्स किसका मिश्रण होता है। तो देखिए आयोडीन और सरफेस एक्टिव एंटीजन जो होते हैं वो दोनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? आयोडोफोर्स बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन व सरफेस एक्टिव एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसके स्टरलाइजेशन में ग्लूटाल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है? देखिए ग्लूटाल्डिहाइड का उपयोग भी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के रूप में कर सकते हैं, और इसके जो ऑप्शन है वो है सिस्टोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, थर्मोमीटर, ऑल ऑफ एबव। तो ग्लूटाल्डिहाइड जनरली हम सिस्टोस्कोप को भी स्टरलाइज कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोप को भी कर सकते हैं, थर्मोमीटर को भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्किन डिसइंफेक्टेंट के रूप में सर्वाधिक रूप से किसका उपयोग करते हैं? आप सभी ब्लड सैंपल कलेक्ट करते होंगे, और ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए सबसे आप प्राइमरी रूप से जो यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट, उसी के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका इथाइल अल्कोहल, दूसरा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तीसरा बोथ ए एंड बी, और चौथा नन ऑफ दिस। तो स्किन डिसइंफेक्टेंट में सबसे ज्यादा उपयोग आप किसका करेंगे? इथाइल अल्कोहल करेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही होंगे। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट कौन है? निम्न में से वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट कौन है? इसका मतलब यह है कि वाष्प के रूप में आप किस डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं, भाप के रूप में किस डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं, वेपर के रूप में किसका यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका इथाइल ऑक्साइड, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा इथाइल ऑक्साइड का उपयोग भी करते हैं वेपर फॉर्म में डिसइंफेक्टेंट के लिए, और फॉर्मेल्डिहाइड का भी करते हैं जिसमें कि फॉर्मेलिन सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो ये आपके क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से प्रमुख सरफेस एक्टिव डिसइंफेक्टेंट कौन सा है? ठीक है, सबसे प्रमुख जो होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सरफेस एक्टिव डिसइंफेक्ट कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आपका एनायनिक कंपाउंड, दूसरा कैटायनिक कंपाउंड, तीसरा नॉन आयनिक कंपाउंड, और चौथा एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो सरफेस एक्टिव डिसइंफेक्टेंट आप सबको पता है, कैटायनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सबसे प्रमुख डिसइंफेक्टेंट होते हैं सरफेस एक्टिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अस्पताल अपशिष्ट में निकले हुए संक्रमित ग्लव्स किस रंग की डस्टबिन में रखते हैं? देखिए बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसमें कई तरह के जो हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं वो निकलते हैं, और उनके लिए उनको सेग्रीगेट करने के लिए अलग अलग रंग के कलर कोडेड डस्टबिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि उनको ट्रीट करके और फिर उसका जो भी निष्पादन है, जो भी उनका उपचार है वो किया जा सके। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि अस्पताल वेस्ट में और हॉस्पिटल वेस्ट में जो इन्फेक्टेड ग्लव्स निकलते हैं उनको किस रंग की डस्टबिन में फेंकते हैं, किस रंग की डस्टबिन रखते हैं। तो पहला ऑप्शन येलो डस्टबिन, दूसरा रेड, तीसरा ब्लू, चौथा नन ऑफ दिस। तो देखिए जो भी संक्रमित ग्लव्स निकलेंगे वो जनरली रेड कलर की डस्टबिन में फेंकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संक्रमित ब्लड बैग को किस रंग की डस्टबिन में फेंकते हैं? तो जो भी ब्लड बैग यूज करते हैं हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, इसके बाद या तो वेस्ट में जो ब्लड बैग निकलता है, या जो किसी प्रकार का सीरो रिएक्टिव जो ब्लड बैग निकलता है उसको किस कलर की डस्टबिन डालते हैं? तो उसको यूज करते हैं येलो कलर की डस्टबिन में उसको फेंकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के आपके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके ग्रुप 5 के लिए, आरआरबी के लिए और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट से संबंधित है उसमें आपके लिए काफी अच्छे हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।